हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग लीगल नैरेटिव। आइए आज हम लोग मुस्लिम लॉ के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है कुरान, दूसरा सुन्नत एंड अहादीस, इज्मा एंड कियास, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी जल्दी लिखिए कौन से मेन सोर्सेज हैं, यानी प्राइमरी सोर्सेज। बिल्कुल सही, आप सभी जानते हैं इसका मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही मेन सोर्सेज हैं, सारे ही प्राइमरी सोर्सेज हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ये कहता है कि देयर आर डॉट डॉट यानी डैश मेजर स्कूल्स ऑफ सुन्नीज इन इंडिया, यानी सुन्नी सेक्ट का मेजर स्कूल्स कितने हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर दीजिए, कितने सेक्ट, सुन्नी सेक्ट के कितने मेजर स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स कितने हैं। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। चार सब स्कूल्स हैं सुन्नी सेक्ट के, और वो चार कौन कौन से सब स्कूल्स हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल, हनाफी स्कूल, मलिकी स्कूल, सफ़ई स्कूल और हनबली स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरीयत एक्ट 1937 केम इनटू ऑपरेशन ऑन। शरीयत एक्ट 1937 कब ऑपरेशन में आया था। ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए इसका आंसर आप पहले ट्राई कीजिए देने का, कौन सा राइट आंसर है। जी, इसका सही आंसर है डी, यानी 7 अक्टूबर 1937। 7 अक्टूबर 1937 को ऑपरेशन में आया था शरीयत एक्ट 1937। और उसमें कितने सेक्शंस हैं, शरीयत एक्ट 1937 में 6 सेक्शंस है, टोटल 6 सेक्शंस है। ये भी नोट डाउन आप कर सकते हैं, टोटल 6 सेक्शन है। तो ये इसका डी हो गया। आइए हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इस्लामिक लॉ इज़ कॉल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इस्लामिक लॉ को और क्या कहते हैं, हादीथ, सरिया, इज्मा, सुन्ना, क्या कहते हैं। सबका सही जवाब है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सरिया कहते हैं। बी, सरिया, इस्लामिक लॉ को सरिया कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस इज नोन एज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं, फ़िक़्ह, क़ियास, कुरान, हादीथ। बिल्कुल सही, आज ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस को फ़िक़्ह कहते हैं, चाहे वो स्पेलिंग FIQH हो चाहे FIQH हो, बट फ़िक़्ह होगा राइट आंसर, यानी ए। द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज़। मुस्लिम लॉ का प्राइमरी सोर्स क्या है, कुरान है, हदीस है, इज्मा है, क़ियास है। आप देखिए हदीथ नहीं हदीस लिखा है, बहुत गलत, इज्मा और क़ियास लिखा हुआ है। तो प्राइमरी सोर्स मुस्लिम लॉ के कौन है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल सही आंसर। अगर प्राइमरी सोर्सेज में पूछ रहा है तो आप अगर इज्मा और क़ियास, अगर जैसे क़ियास लिखा है, अगर ओरिजिनल क़ियास भी लिखा रहता है, इवन हादीथ भी लिखा रहता है, तो जो सबसे प्रेफरेंस दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है, जो सबसे पहले नंबर पे आता है, यानी कुरान को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरान, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। प्रॉफिट मोहम्मद्स जर्नी टू मदीना मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए न्यू ईरा कॉल्ड। प्रॉफिट मोहम्मद जो मदीना गए हुए थे, मक्का से मदीना ट्रेवल किए थे, उससे एक न्यू ईरा का बिगनिंग होता है, उसे क्या कहते हैं। मैंने बताया भी था कि कैलेंडर भी चलता है उससे, रमदान, शब्बान, हिज्र और सवल। जी बिल्कुल, इसका भी करेक्ट आंसर सभी को पता है, हिज्र। हिज्र इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लॉज अप्लाइज इन इंडिया। कौन सा मुस्लिम लॉ इसमें से इंडिया में अप्लाई होता है। मुस्लिम पिनल लॉ, मुस्लिम लॉ ऑफ एविडेंस, मुस्लिम लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1987। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, कौन सा मुस्लिम लॉ इंडिया में इनेक्टेड है और अप्लीकेबल है। जी बिल्कुल, आप सभी को इसका सही आंसर पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो गया डी, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये एक एक्ट है, इनेक्टेड है इंडिया में। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिविलेशन इज द डैश सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। रिविलेशन जो है वो कौन सा सोर्स है इस्लामिक लॉ का, ऑनली सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ये क्या है।
जी आप में से सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राइमरी सोर्स है। अब रिविलेशंस क्या होता है? जो भी मैसेजेस दिए गए थे एंजल गैब्रियल के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद को, और उन्होंने फिर आकर बताया था लोगों को, रिविलेशंस इसी को कहते हैं। और ये जनरली दो तरह के माने जाते हैं, मैनिफेस्ट रिविलेशंस, इंटरनल रिविलेशंस। तो मैनिफेस्ट रिविलेशंस वो होते हैं जो कि कुरान में लिखा गया है, मतलब कुरान जो है वो कुरान बना ही हुआ है मैनिफेस्ट रिविलेशन से। और जो इंटरनल रिविलेशंस है, जनरली जो प्रॉफिट मोहम्मद का ओपिनियन होता है, जो उन्होंने टाइम टू टाइम डिलीवर किया है, उसको इंटरनल रिविलेशंस कहा जाता है। और जो कुरान में है वो मैनिफेस्ट रिविलेशंस है। तो यही रिविलेशंस के टाइप होते हैं। तो ये प्राइमरी सोर्स ही माना जाता है, प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि कुरान में है, इसकी बातें कुरान में है और इसकी बातें हादीथ का पार्ट यानी अहादीस का पार्ट बनती है। तो ये प्राइमरी सोर्स में ही आएगा, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा, प्राइमरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिनेटर ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इस्लामिक लॉ इज, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इस्लामिक लॉ का ओरिजिनेटर कौन है? चलिए इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए मैंने क्लास में बताया था कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का क्रिएटर कौन है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था उसका आंसर क्या होगा, आप सबको पता है क्लासिकल थ्योरी का आंसर, जी हाँ सिफाई। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इस्लामिक जो लॉ है उसका ओरिजिनेटर कौन है? तो इसके जो ओरिजिनेटर है, इसका आंसर हो जाएगा ए, इग्नास गोल्डज़ीहर है। इग्नास गोल्डज़ीहर इनका नाम है, यही इसके ओरिजिनेटर है, ए। आइए आगे बढ़ते हैं। रिलीजन ऑफ इस्लाम इज एसेंशियली, इस्लाम का जो धर्म है वो क्या है? ये बहुत ही आसान है, इसका जवाब दीजिए आप। जी 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 आप सब सही बता रहे हैं, यही सही आंसर होगा। क्या होगा? जी बी सही आंसर हो जाएगा। जो इस्लाम धर्म है वो मोनोथेस्टिक है, यानी ये सिंगल गॉड को फॉलो करता है। मोनोथिज्म जो है वो बिलीव करता है कि एक गॉड होते हैं, एक भगवान होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इनमें से कौन मुस्लिम लॉ का सोर्स नहीं है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहला कुरान दिया हुआ है, दूसरा शरीयत दिया हुआ है, तीसरा हदीस दिया हुआ है और चौथा इज्मा दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? जी बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हैं। कुरान तो सोर्स है ही, वो भी प्राइमरी सोर्स है, हदीस भी प्राइमरी सोर्स है, इज्मा भी प्राइमरी सोर्स है, लेकिन शरीयत सोर्स नहीं है मुस्लिम लॉ का। तो सही आंसर इसका बी, शरीयत। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। मुस्लिम लॉ अप्लाइज टू, मुस्लिम लॉ किस पे अप्लाई होते हैं? पहला दिया हुआ है ऑल पर्सन्स हु आर मुस्लिम्स बाई कन्वर्जन, सारे पर्सन जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम्स बने हैं उन पे। ऑल पर्सन्स हु आर मुस्लिम्स बाई बर्थ, जो बाई बर्थ मुस्लिम है उन पे। ऑल पर्सन्स हु आर मुस्लिम्स आइदर बाई बर्थ और बाई कन्वर्जन, या बाई बर्थ है या बाई कन्वर्जन है, उन पे अप्लाई होता है। और चौथा कह रहा है कि ऑल पर्सन्स हु आर मुस्लिम्स बाई बर्थ ओनली एंड नॉट टू मुस्लिम बाई कन्वर्जन, बाई बर्थ पे ओनली अप्लाई होता है, कन्वर्जन पे नहीं होता है। तो इसका आंसर दीजिए, मुस्लिम लॉ किस पे अप्लाई होगा? बस बर्थ पे, बस कन्वर्जन पे, या दोनों पे? चलिए देखते हैं इस पे का सही जवाब कौन देता है। जी आप में से बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। ये जो होता है मुस्लिम लॉ दोनों पे ही अप्लाई होता है, चाहे वो बाई बर्थ मुस्लिम हो या चाहे बाई कन्वर्जन हो मुस्लिम हो बना हो। तो यानी सी सही आंसर हो जाएगा, बाई बर्थ या बाई कन्वर्जन दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है? मैंने बता चुका है कि जो भी सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के वो इंपॉर्टेंस के ही आधार पे दिए गए हैं, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट उससे फिर कम इंपॉर्टेंट कौन है। तो कियास है, इज्मा है, सुन्ना है, कुरान है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? ये तो मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुरान हो गया डेफिनेटली, डी हो गया सही आंसर, बिल्कुल सही, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ का सेकेंडरी सोर्स कौन है? पहला है कस्टम, दूसरा है इज्मा, तीसरा है कियास, चौथा नन ऑफ द अबव। अब इसका भी जवाब आपने सबने सही दिया, सबने सही दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इज्मा प्राइमरी सोर्स है, कियास भी प्राइमरी सोर्स है, और कस्टम जो है वो सेकेंडरी सोर्स है मुस्लिम लॉ के अंडर, सेकेंडरी। तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? इनमें से कौन सा मुस्लिम लॉ का सेकेंडरी सोर्स नहीं है? अब पहला ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम, दूसरा ऑप्शन जुडिशियल डिसीजंस, तीसरा इज्मा, चौथा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जवाब दीजिए।
सभी जवाब देने भी लगे हैं और सबका जवाब ही सही है, सबने सही जवाब दिया। कस्टम जो है वो सेकेंडरी सोर्स है, जुडिशियल डिसीजंस भी सेकेंडरी सोर्स है, इज्मा जो है वो प्राइमरी सोर्स है। मैंने बताया है कि इज्मा, कियास, कुरान और अहदीस ये चारों प्राइमरी सोर्स है। और जस्टिस इक्विटी गुड कंसाइंस भी सेकेंडरी सोर्स है। और जस्टिस इक्विटी गुड कंसाइंस को और क्या कहा जाता है ये भी आपको पता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता है, आप देख सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर इज्मा हो गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। हु अप्लाइड कियास फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ? किसने कियास को पहली बार यूज किया मुस्लिम लॉ के सोर्स के रूप में? किसने कियास को इंपॉर्टेंस पहली बार दिया? ऑप्शन है अबू हनीफा, दूसरा यूसुफ, जफर, अहमद। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। जी इसका भी जवाब आप लोग सही सही दे रहे हैं। इसका पहली बार जो यूज़ फर्स्ट टाइम एज ए सोर्स मुस्लिम लॉ का यूज़ अप्लाई किया गया किसके द्वारा? अबू हनीफा के द्वारा। सबसे पहले इंपॉर्टेंस इन्होंने ही दिया था, अबू हनीफा ने बिलीव किया था कियास में, तो इसका सही आंसर होगा अबू हनीफा। और मैंने आपको ये भी बताया है कि पहली बार कियास को एज अ रेगुलर रूल्स कौन लेट डाउन किया था, उसका सही जवाब भी आपको पता है, वो आप देख सकते हैं। चलिए लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अबू हनीफा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मुस्लिम गोज़ टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कोई मुस्लिम अगर वर्ल्ड के किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो पहला ऑप्शन है विथ हिज पर्सनल लॉ, विदाउट हिज पर्सनल लॉ, लिविंग हिज पर्सनल लॉ इन हिज कंट्री, विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओबेइंग द लॉज ऑफ द कंट्री कंसर्न विच इंक्लूड्स पर्सनल लॉ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बहुत लोगों ने आप में से सही आंसर दिया, इसका आंसर हो जाएगा सही डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के साथ हो जाएगा कि वहाँ के जो भी इस कंट्री के लॉज हैं वो भी फॉलो करेंगे, चाहे वो पर्सनल लॉज ही क्यों ना हो। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ द चीफ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ आर। सुन्नी के हिसाब से, सुन्नी सेक्ट के हिसाब से चीफ सोर्सेज कौन कौन से हैं मुस्लिम लॉ का? कुरान, जुडिशियल प्रेसिडेंट, इज्मा, कियास। कुरान, हदीस, इज्मा, कियास। तीसरा बोल रहा है इज्मा, हदीस, कस्टम लेजिस्लेशन। और डी है कुरान, इक्विटी, हदीस, इज्मा। इसका जवाब दीजिए, बहुत ही आसान है, आप लोग जवाब देने भी लगे हैं और सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट लोग ने, सभी लोगों ने सही आंसर इसका दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कुरान, हदीस, इज्मा, कियास, क्योंकि जुडिशियल प्रेसिडेंट तो सेकेंडरी सोर्सेज है, और सी में जो दिया हुआ है लेजिस्लेशन वो भी सेकेंडरी सोर्सेज है, कस्टम भी सेकेंडरी सोर्सेज है, और जो डी में दिया हुआ है इक्विटी वो भी सेकेंडरी सोर्सेज है, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस। लेकिन बी में कुरान, हदीस, इज्मा और कियास चारों जो है वो प्राइमरी सोर्सेज हैं और चीफ सोर्सेज हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर ए वैलिड मुस्लिम मैरिज, एक वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए क्या जरूरी है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम। ऑफर एक्सेप्टेंस सेम टाइम पे होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम प्लेस पे होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम एंड द सेम प्लेस, सेम टाइम और सेम प्लेस पे होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मे बी एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे हो सकता है। जिसका सही आंसर क्या है, जवाब दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल। क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस वो सेम टाइम पे भी होना चाहिए और सेम प्लेस पे होना चाहिए, एक ही मीटिंग में हो जाना चाहिए सब कुछ। तो एक मीटिंग अलग अलग जगह पे कैसे हो सकता है और अलग अलग समय पे कैसे हो सकता है, यानी सेम टाइम और सेम प्लेस पे, सी आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इज्मा एज सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ मीन्स। इज्मा का मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूनैनिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट। मुस्लिम जूरिस्ट के जो है वो यूनैनिमस ओपिनियन, मतलब सर्वसम्मति से जो ओपिनियन बना वो। दूसरा है ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो ट्रेडिशन है वो। एनालॉजिकल डिडक्शन थ्रू रीजनिंग, नॉन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सब लोगों ने जवाब भी दे दिया, बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो दिया है ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, इसको तो अहादीस कहा जाता है। तीसरा जो दिया है एनालॉजिकल डिडक्शन, इसको तो कियास कहा जाता है। लेकिन पहला जो दिया हुआ है यूनैनिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट्स, यानी मुस्लिम जूरिस्ट्स का जो सर्वसम्मति से जो ओपिनियन बन रहा है, इसी को तो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन कहेंगे, यानी ए सही आंसर हो जाएगा, ए, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इनमें से कौन से सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के? कुरान सोर्सेज हैं, सभी को पता है। इज्मा,
जी हाँ बिल्कुल, कियास बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है किसी को, ऑल ऑफ द अबव सभी सोर्सेज हैं। चलिए डी हो गया इसका। अब हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, इनमें से कौन से मॉडिफाई करते हैं मुस्लिम लॉ के एप्लीकेशन को। तो पहला कह रहा है मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939, फिर कह रहा है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, फिर कह रहा है शरीयत एक्ट 1937। तो ये सारे ही मुस्लिम लॉज के क्या हैं, लेजिस्लेशंस हैं। तो इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ही मुस्लिम लॉज के इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं। और जो भी लेजिस्लेशंस बनाए जाते हैं वो रेगुलेट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्सनल लॉ के लेजिस्लेशंस है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और सारे ही मुस्लिम लॉ को मॉडिफाई करती है। तो यानी आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट पे हम आ गए, शरीयत एक्ट 1937 कंटेन्स ऑनली। इसको तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि शरीयत एक्ट 1937 में कितने सेक्शंस हैं। तो आपको याद हो तो बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कितने सेक्शंस हैं शरीयत एक्ट के। मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। शरीयत एक्ट 1937 में 6 सेक्शंस है, टोटल 6 सेक्शंस है, 6 सेक्शंस जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ, यानी सुन्नी लॉ का कौन सा सब स्कूल नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हनबली, मलिकी, सिफई और मोटाजिला। तो बताइए कि सुन्नी लॉ का कौन सा सब स्कूल नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। जी हाँ, सभी को पता है हनबली स्कूल सुन्नी लॉ का एक सब स्कूल है, मलिकी भी है, सिफई भी है, बट मोटाजिला नहीं है। मोटाजिला तो एक दूसरा सेक्ट ही हो गया, शिया सेक्ट, सुन्नी सेक्ट और मोटाजिला था। तो डी आंसर हो जाएगा, डी नहीं है सुन्नी लॉ का सब स्कूल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांच ऑफ सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, इनमें से कौन सा सुन्नी स्कूल जो है उसका ब्रांच नहीं है, यानी उसका सब स्कूल नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया इथना आसारिया, दूसरा हनाफी, तीसरा मलिकी, चौथा सिफई। जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका, जल्दी से आंसर। मैंने इतना डिटेल में सारे बताएं कि सुन्नी लॉ में पॉपुलर कौन कौन से स्कूल्स हैं और सिया में कौन कौन से स्कूल्स हैं, किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। इतना आसारिया एक सिया स्कूल का सब स्कूल है जिसके फॉलोअर्स सिया सेक्ट में सबसे ज़्यादा हैं। तो इतना आसारिया सिया स्कूल है। बाकी हनाफी भी सुन्नी सेक्ट का स्कूल है, मलिकी भी है, सिफई भी है। यानी इसमें ऑड वन कौन हो गया, इतना आसारिया, वो सिया सेक्ट का सब स्कूल है। तो इतना आसारिया ए आंसर हो जाएगा इसका। सही जवाब है आप सबका। चलिए हम आगे आते हैं। चलिए, मुस्लिम लॉ डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मुस्लिम लॉ इनमें से किस पे अप्लाई नहीं होता है। पहला दिया हुआ है गिफ्ट पे, दूसरा मेंटेनेंस पे, तीसरा जस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ पे, चौथा सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड पे। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, किस पे अप्लाई नहीं होता है। देखिए, गिफ्ट पे तो अप्लाई होता ही, मैंने बताया कि गिफ्ट को मुस्लिम लॉ में कहा भी क्या जाता है, हिबा कहा जाता है। मेंटेनेंस, नफाक, यानी मेंटेनेंस को भी गवर्न करता है मुस्लिम लॉ। जस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ को भी गवर्न करता है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड के सक्सेशन को गवर्न नहीं करता है मुस्लिम लॉ। एग्रीकल्चरल लैंड जो होते हैं उसके सक्सेशन को नहीं गवर्न करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओके। चलिए क्वेश्चन है, डावर क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ, वाइफ के लिए एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अ कंसीडरेशन टू द मैरिज, मैरिज के लिए कंसीडरेशन है। एन एसेंशियल इंसिडेंस ऑफ मैरिज। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, आप सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सब ने सही जवाब दिया। ऑल ऑफ द अबव होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी है, कंसिडरेशन ये और एसेंशियल इंसिडेंस तो है ही मैरिज का। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डावर इनमें से सब है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इन मुस्लिम लॉ में पेमेंट ऑफ मेहर यानी डावर इज़ नेसेसरी, जरूरी है। दूसरा कह रहा है पेमेंट ऑफ मेहर इज़ नॉट नेसेसरी, मेहर इज़ टू बी पेड ऑन डिमांड बिफोर मैरिज, मेहर इज़ डिटरमिन्ड आफ्टर मैरिज। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्दी से, बहुत ही ईजी है ये भी। बिल्कुल आंसर आने लगा है और सही आंसर आने लगा है। बिल्कुल सही से आ रहा है। चलिए मैं अब इसका आंसर भी बता देता हूँ। इसका आंसर सही आंसर वही ए ही है, क्योंकि
जो बी है, पेमेंट ऑफ मैरिज इज नॉट नेसेसरी, ऐसा तो है नहीं, पेमेंट ऑफ मेहर, डावर का पेमेंट जरूरी है। मेहर इज टू बी पेड ऑन डिमांड बिफोर मैरिज। इवन जो प्रॉम्प्ट डावर होता है वो भी जरूरी नहीं है कि बिफोर मैरिज ही दिया जाए, वो भी ऑन डिमांड पेबल होता है, बट बिफोर और आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया था। और डिफर्ड डावर तो बाद में ही दिया जाता है डिसोल्यूशन के समय में। तो ये सी और डी जो है, मेहर इज डिटरमिन्ड आफ्टर मैरिज, जरूरी नहीं है कि आफ्टर मैरिज डिटरमिन हो, पहले भी डिटरमिन हो सकता है या अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है। तो ए जो है वो ही सही आंसर है, पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी, यानी डावर का पेमेंट नेसेसरी है फॉर मैरिज, ये सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, डावर इन मुस्लिम लॉ इज, डावर क्या है मुस्लिम लॉ में? पहला डावरी प्रायर, दूसरा कह रहा है सेंटेंस एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन द हस्बैंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वाइफ, तीसरा का सेंटेंस है कंसिडरेशन फॉर मैरिज, चौथा है अ लीगल राइट ऑफ द वाइफ। चलिए इसका में से कौन कौन से सेंटेंस सही है ये बताना है, कौन कौन से सेंटेंस सही है इनमें से। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल इजी है ये भी। देखिए पहला सेंटेंस डावरी, डावर का डावरी से कोई रिलेशन तो है नहीं, डावर अलग चीज़ हो गया, डावरी अलग चीज़ हो गया। दूसरा जो है एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अपॉन द हस्बैंड एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, बिल्कुल डावर जो होता है वो एज ए रिस्पेक्ट फॉर वाइफ दिया जाता है, वो एज ए मार्क होता है एज ए रिस्पेक्ट फॉर वाइफ। और तीसरा जो सेंटेंस है कंसिडरेशन है मैरिज का। चौथा लीगल राइट है वाइफ का, वाइफ क्लेम भी कर सकती है अगर नहीं दे रहा है हस्बैंड तो ये दूसरा तीसरा चौथा तीनों ही सेंटेंस सही है, पहला ही गलत है, डावरी से कोई रिलेशन नहीं है, यानी 2 3 4 सी सही आंसर हो जाएगा। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, एज रिगार्ड्स द पेमेंट द डावर कैन बी, डावर क्या हो सकता है? प्रॉम्प्ट, डिफर्ड, बोथ, ओनली ए एंड नॉट बी। चलिए इसका आंसर दीजिए। जी आपने सही आंसर दे भी दिया, इजी क्वेश्चन है, और लोगों को भी देते हैं जी, सबने सही आंसर दे दिया। तो डावर जो है वो प्रॉम्प्ट भी हो सकता है, डिफर्ड भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी सही, बिल्कुल सी हो गया जी। अगला क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ अ प्रॉम्प्ट डावर इज पेबल, मुस्लिम लॉ के अंडर प्रॉम्प्ट डावर जो होता है वो कैसे पेबल होता है? एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय पे ही, व्हेन डिमांडेड बाय वाइफ, जब वाइफ डिमांड करे, एट द डेथ ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के डेथ के समय, एट टाइम ऑफ द डिवोर्स बाय हस्बैंड, डिवोर्स के टाइम में तो डिफर्ड डावर दिया जाता है। एट टाइम ऑफ मैरिज, जरूरी नहीं है कि प्रॉम्प्ट डावर मैरिज के समय हो, मैरिज के पहले या बाद हो, बट जब भी होगा ऑन डिमांड होगा, ऑन डिमांड पेबल होता है। तो सही आंसर इसका हो गया जो सबने बताया अभी, बी, व्हेन डिमांडेड बाय वाइफ, वाइफ जब भी डिमांड कर दे प्रॉम्प्ट डावर देना पड़ेगा, तो बी सही आंसर हो गया। चलिए, व्हेन इन अ मुस्लिम मैरिज मेहर यानी डावर इज अनस्पेसिफाइड, द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट, वाइफ को क्या मिलेगा? इसका जवाब दीजिए आप लोग को सभी पता है कि क्या मिलेगा। अगर अनस्पेसिफाइड है तो प्रॉपर डावर तो मिलेगा ही, लेकिन प्रॉपर डावर को अब कहा क्या जाता है इसमें, इस्लामिक लॉ में यानी मुस्लिम लॉ में प्रॉपर डावर को क्या कहा जाता है, यानी यही क्वेश्चन हो गया हमारे सामने जी। बिल्कुल कई लोगों ने सही जवाब दिया कि प्रॉपर डावर को मेहर ई मिस्ल कहते हैं, मेहर ई मिस्ल, जो सी में दिया हुआ है, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइफ्स राइट व्हेन हर हस्बैंड डज नॉट पे डावर, इनमें से कौन सा वाइफ का राइट है जब हस्बैंड डावर नहीं देता है? तो यानी क्या क्या कर सकती है वाइफ ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डावर? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिफ्यूज कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन को रिफ्यूज कर सकती हैं। फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर, डावर की रिकवरी के लिए सूट फाइल भी कर सकती है। कीप पोजेशन ओवर डेड हस्बैंड प्रॉपर्टी, डेड हस्बैंड्स के प्रॉपर्टी पे पोजीशन बरकरार रख सकती है, कैरी ऑन कर सकती है पोजीशन को जी। इसका सही आंसर आपने देना स्टार्ट भी कर दिया है, सही आंसर हो जाएगा जी, सारे के सारे राइट है वाइफ के पास जब हस्बैंड डावर नहीं देता है तो डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डावर डेट इज, डावर डेट क्या है? ए सिक्योर डेट, क्या ये सिक्योर डेट है? क्या ये एक्शनेबल क्लेम है? क्या ये प्रीफरेंशियल डेट है? या ये मियर राइट टू सू है, बस सू करने के लिए एक राइट है? इसका आंसर दीजिए जी। आपको ये भी पता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एन एक्शनेबल क्लेम, डावर डेट को एक्शनेबल क्लेम माना जाता है, बी हो जाएगा। हम नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है,
आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के डेथ के बाद अ मुस्लिम वाइफ कैन रिटेन पोजीशन ओवर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, हस्बैंड प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिटेन कर सकती है जब तक कि डावर पेड ना कर दिया जाए। दिस राइट इज हर, ये उनका कौन सा राइट कहलाता है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, राइट ऑफ रिकवरी है, राइट ऑफ रिटेंशन है, राइट ऑफ प्लेस है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपने दे भी दिया है। इसको राइट ऑफ रिटेंशन कहते हैं क्योंकि वो रिटेन कर रही है प्रॉपर्टी को, जब तक कि डिमांड फुलफिल नहीं हो जाता अपने, तो अब पोजीशन को रिटेन किए रहना राइट ऑफ रिटेंशन कहा जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमॉन्ग मुस्लिम्स विच स्कूल डज नॉट मेंशन मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर, मुस्लिम्स में कौन सा स्कूल मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर नहीं मेंशन किया हुआ है? चलिए इसका जवाब दीजिए आप। जी इसका जवाब अब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि मुस्लिम्स में किस स्कूल में मिनिमम डावर मेंशन नहीं है। इसका सही जवाब होगा सफ़ई स्कूल में। सफ़ई स्कूल ऐसा है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ डावर फिक्स नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सफ़ई स्कूल। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, if there is a stipulation on the part of the woman before marriage to forego all her rights to dower, or even if she agrees to marry without any dower, the stipulation or agreement will be, अगर ऐसा stipulation कर दिया गया है तो वो क्या होगा? वैलिड होगा, void होगा, voidable at the option of women होगा, या इनवैलिड होगा? चलिए इसका जवाब दीजिए। देखिए इवन अगर वीमेन स्टिपुलेट कर देती है या मान जाती है कि वो बिना डावर के शादी करने के लिए तैयार है, अपने राइट्स को छोड़ देती है, तो ऐसा स्टिपुलेट कर देना है क्या होगा? वर्ड नहीं होगा, इनवैलिड होगा, इनवैलिड होगा। वैसा एग्रीमेंट को इनवैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, तो डी हो जाएगा इनवैलिड एग्रीमेंट या इनवैलिड स्टिपुलेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अनपेड डावर एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। अनपेड डावर का क्या पोजीशन है मुस्लिम लॉ में? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह वो माना उसको ट्रीट किया जाता है या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह। तो इसका जवाब दीजिए आप। जी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। डावर का जो पोजीशन है अनपेड डावर का, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह नहीं है, वो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, तो वो ए हो जाएगा सही आंसर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हनाफी लॉ अ मदर इज इंटाइटल्ड टू द कस्टडी हिजानत ऑफ अ मेल चाइल्ड टिल द एज ऑफ। हनाफी लॉ के अकॉर्डिंग मदर को मेल चाइल्ड की कस्टडी कितने एज तक मिलेगी? ऑप्शन है 12 साल, 18 साल, 7 साल और 21 साल। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7 साल। हनाफी लॉ के अकॉर्डिंग जो मेल चाइल्ड का कस्टडी होता है वो मदर को 7 साल तक एज तक मिलता है और फीमेल चाइल्ड का प्यूबर्टी तक। और ये हनाफी लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। और सिया लॉ के अकॉर्डिंग जो मेल चाइल्ड का कस्टडी होता है वो 2 साल तक के लिए मिलता है मदर को, और फीमेल जो चाइल्ड होते हैं उसका कस्टडी 7 साल तक के लिए। तो ये आप नोट कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर्स राइट टू हैव द कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड इज नोन एज। ये लास्ट क्वेश्चन में ही आपने ध्यान दिया होगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ था इसका आंसर। ऑप्शन है हिजानत, हजीना, खुला, अहुला। लास्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। इसका आंसर हो जाएगा हिजानत। मदर्स राइट टू हैव कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड को हिजानत कहते हैं। ओके, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ द फॉलोइंग आर द गार्जियंस फॉर मैरिज ऑफ ए माइनर। माइनर के मैरिज के लिए कौन गार्जियन होते हैं मुस्लिम लॉ के अंडर में? तो जो मुस्लिम लॉ के अंडर मैरिज के पर्पज़ के लिए, देखिए मैरिज के पर्पज़ के लिए अलग गार्जियन होते हैं, कस्टडी के लिए, माइनर के कस्टडी के लिए अलग गार्जियन होते हैं, और माइनर्स के प्रॉपर्टी के कस्टडी के लिए अलग गार्जियन होते हैं। तो यहाँ पे माइनर्स के मैरिज के पर्पज़ के लिए पूछ रहा है, तो उसके लिए जो सबसे पहला जो इंटाइटल्ड होते हैं गार्जियन बनने के लिए वो फादर होते हैं। फादर के बाद फिर फादर साइड से ही ग्रैंड फादर होंगे, फिर ब्रदर होंगे, तब मदर की बारी आती है, यानी फादर, ग्रैंड फादर, ब्रदर, तब मदर, तब मैटरनल रिलेशंस आते हैं, और स्टेट वगैरह बाद में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला फादर, तो सबसे पहले फादर हो जाएगा। उसके बाद ब्रदर दिया हुआ है 4 नंबर पे, तो ब्रदर हो जाएगा। फिर मदर दिया हुआ है 2 नंबर पे, तो मदर हो जाएगा। और फिर 3 नंबर पे स्टेट दिया हुआ है, स्टेट हो जाएगा। यानी 1 4 2 3 1 4 2 3 सी में दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है,
अंडर मुस्लिम लॉ द ओनली नेचुरल गार्जियन इज, मुस्लिम लॉ के अंडर बस एक नेचुरल गार्जियन कौन है? देखिए नेचुरल गार्जियन को लीगल गार्जियन कह सकते हैं या डी जुड़े गार्जियन कहते हैं। नेचुरल गार्जियन डी जुड़े गार्जियन है या लीगल गार्जियन है, और वो फादर होते हैं, फादर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फादर। इन हुज कस्टडी द मुस्लिम इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन विल बी केप्ट, किसके कस्टडी में मुस्लिम जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन है उनको रखा जाएगा? चलिए इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, मदर के कस्टडी में। इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन को किसके कस्टडी में रखा जाएगा? मदर के कस्टडी में, यानी बी आंसर हो जाएगा, मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्जियन हु डज नॉट पोजेस द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर, किस गार्जियन को राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है माइनर का? अब माइनर्स के प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन गार्जियन होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, डी जुड़े गार्जियन सबसे पहले, मतलब लीगल गार्जियन, लीगल को भी नेचुरल भी कहा जाता है, लेकिन नेचुरल गार्जियन का सबसे पहले राइट है। फिर कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन आते हैं, फिर डिफैक्टो गार्जियन आते हैं। तो जो डिफैक्टो गार्जियन होते हैं उनको बस कस्टडी मिल सकता है माइनर्स के प्रॉपर्टी का, उनको राइट और दूसरे राइट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिफैक्टो गार्जियन। लीगल गार्जियन के पास सारे राइट होते हैं और कोर्ट भी अपॉइंट किए उनके पास भी राइट होंगे, लेकिन डिफैक्टो गार्जियन के पास बस कस्टडी मिलेगा उस प्रॉपर्टी का, दूसरे राइट नहीं दिए जाएंगे प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। तो बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, द लीगल गार्जियन ऑफ ए मुस्लिम माइनर फीमेल इज, लीगल गार्जियन बहुत ही आसान है, कौन है लीगल गार्जियन? मैंने कितनी बार बता दिया, लीगल गार्जियन फादर हो जाएंगे, लीगल गार्जियन फादर। मदर, ब्रदर, अंकल ये लोग लीगल गार्जियन नहीं होते हैं। मदर, ब्रदर, अंकल ये लोग लीगल गार्जियन नहीं होते हैं प्रॉपर्टी के लिए, माइनर्स के प्रॉपर्टी के लिए। और प्रॉपर्टी के लिए लीगल गार्जियन कौन होंगे? फादर होंगे, फादर। तो इसका आंसर भी फादर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नेचुरल गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर अंडर मुस्लिम लॉ? फिर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा माइनर्स के प्रॉपर्टी के लिए? तो बार बार आ चुका है, फादर होंगे। नेचुरल गार्जियन फादर, लीगल गार्जियन फादर, डी जुड़े गार्जियन फादर, और डी फैक्टो जो गार्जियन होते हैं उनको कोई राइट्स नहीं होता है, मियर कस्टडी का बस राइट होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर फादर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और MCQ सॉल्व करेंगे मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड और मुस्लिम डिवोर्स रिलेटेड, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज रिलेटेड। ओके, थैंक यू।